अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के बारे में। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड को स्टूडेंट हम देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है या तो डीएनए और या आरएनए। मींस आरएनए और डीएनए दोनों को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है। इसके बारे में जो हम डिस्कवरी है उससे पहले बात कर रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैसे हुई थी। कि फ्रेडरिक मिशन इन 1870, फ्रेडरिक मिशन ने हमें 1870 के अंदर बताया था कि न्यूक्लिक एसिड भी कोई चीज़ होती है। डीएनए और आरएनए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर जो पाया जाता है। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई थी। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी स्टूडेंट हुई थी पास्ट सेल से। ओके, फ्रॉम पास्ट सेल्स। और पास्ट सेल से उसने क्या किया था, पास्ट सेल की न्यूक्लियाई से, आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई, एंड नेचर इसकी क्या थी, एसिडिक। ओके, अगर स्टूडेंट्स हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, केमिकल नेचर के बारे में, उसके फार्मूले पे बात हम करें तो वो एसिडिक नेचर का था। ओके, एसिडिक नेचर आपको पता है क्या होती है कि जब भी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी जो सॉल्यूशन है या कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी नेचर अगर जो है लेस देन 7 होती है, ओके, यानी कि लेस देन 7, तो क्या होती है वो पीएच स्टूडेंट्स, वो पीएच होती है एसिडिक। ओके, सो जो न्यूक्लिक एसिड था उसकी पीएच जो थी वो भी क्या थी, एसिडिक थी। इस वजह से नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड, इस वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। न्यूक्लिक क्यों दिया गया, बिकॉज आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई, आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई एंड नेचर इज एसिडिक, सो नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास डीएनए एंड आरएनए, और डीएनए को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, गौर से समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पे हम बात करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सेल का जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली डीएनए है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली स्टूडेंट्स जो डीएनए है उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तमाम इंफॉर्मेशंस होती है, बिकॉज डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं लिविंग होते हैं उनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर होती है, जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो डीएनए होता है। तो डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो मॉलिक्यूल है डीएनए है। ओके, अब डीएनए अकर इन क्रोमोसोम्स न्यूक्लियाई ऑफ द सेल, ये पाया जाता है क्रोमोसोम्स में और न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। अब स्टूडेंट्स आपको पता लगाना हो कि किसी सेल के अंदर जो डीएनए के मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, तो सिंपल इज़ दैट कि आप लोग उस सेल का क्रोमोसोम फाइंड कर लोगे। क्रोमोसोम्स कितने, जितने नंबर क्रोमोसोम्स के होंगे स्टूडेंट उतने ही नंबर डीएनए मॉलिक्यूल के होंगे। क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है एक्चुअली क्या है, वो सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए ही है, यानी कि सुपर क्वाइल हो के जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लिपटा हुआ होता है। ओके, तो डीएनए मॉलिक्यूल कितने होंगे, जितने किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, अब सम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है क्या है, पावर हाउस ऑफ अ सेल, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, जिसके अंदर रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, सो ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, अब सम अमाउंट डीएनए की माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है एंड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट सबको पता है ये एनिमल्स में नहीं होता, ये प्लांट में पाया जाता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट के सेल की एक ऑर्गेनेली है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है स्टूडेंट्स वो क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ओके, इन प्लांट सिर्फ और सिर्फ ये पाया जाता है प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर आप सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डीएनए हैव ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि डीएनए के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं।
जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी सेल की, वो तमाम की तमाम कहाँ पे है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके, एंड बिकॉज दे हैव अ जेनेटिक मटेरियल, क्यों, क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना हो, कैरेक्टरिस्टिक्स से बात करनी हो, तो हम उसका डीएनए पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये फलां ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, ये ह्यूमंस का है या किसी शीप का है, किसी गोट का है, लाइन का है। तो हमें उसके डीएनए को स्टडी करने से पता चल जाता है स्टूडेंट्स कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी इसके बारे में मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक आप सिर्फ थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे डीएनए के ऊपर। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इतनी ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक सिर्फ आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी अक्रंस देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, एंड अदर इज राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए, ओके, present in ribosomes, nucleolus and cytosol, okay, and some amount of other part of the cell, के सेल के अदर पार्ट में भी कुछ जो आरएनए है उसके ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ आरएनए मौजूद होता है कि थोड़ा बहुत। और ये जो आरएनए है स्टूडेंट्स, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिर्फ और सिर्फ सम वायरसेस में होता है, ठीक है। सम वायरसेस में जो आरएनए है एज आ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, ओके। और बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है, वो है डीएनए। ओनली सम वायरसेस, ये सिर्फ और सिर्फ सम वायरसेस में होता है, ठीक है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसके अंदर जो आरएनए है वो एज आ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले जो सब पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ओके, कंपोजिशन, न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस तरह बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम कंपोजिशन की बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स इज़ द पॉलीमर्स यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, पॉलीमर यूनिट्स। न्यूक्लियोटाइड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास पॉलीमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड हमने देखा कि डीएनए और आरएनए दो तरह के होते हैं। अगर तो जो न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं स्टूडेंट्स, एक है हमारे पास डीएनए, सेकंड इज़ आरएनए। ओके, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है। अगर हम बात करें कि आरएनए है तो न्यूक्लियोटाइड कौन सा यूज़ होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स जो है वो आरएनए है तो क्या स्टूडेंट्स होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड। और अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो डीएनए है तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका नाम होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह हमें यहाँ पे स्टूडेंट पता चला कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड और एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे वो डीएनए होगा, और राइबो न्यूक्लियोटाइड जो बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड वो हमारे पास होगा आरएनए। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है स्टूडेंट्स वो एक्चुअली थ्री थिंग्स से मिलके हमारे पास बनता है। ओके, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर स्टूडेंट तीन चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, 1, 2 and 3। अब 1, 2, 3 कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक न्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट्स होता है, इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस होती है, बेस, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है।
ओके, अब हम बात करते हैं शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ी थी, राइबोज शुगर के बारे में। ओके, तो जो शुगर मॉलिक्यूल होता है, शुगर होती है, अगर राइबोज शुगर होगी तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, एंड अगर डीऑक्सी राइबोज होगी तो डीएनए की शुगर होगी वो। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो तरह की होती है, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज। अगर डीऑक्सी होगी तो वो स्टूडेंट शुगर होगी हमारे पास डीएनए की, और अगर राइबोज शुगर होगी तो वो शुगर होगी हमारे पास आरएनए की। इस शुगर मॉलिक्यूल से भी हमें पता चलता है कि हम आरएनए पे बात कर रहे हैं या हम डीएनए पे बात कर रहे हैं। ओके, और ये 5 कार्बन शुगर होती है, तो 5 कार्बन शुगर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेंटोज शुगर। ओके, तो ये शुगर मॉलिक्यूल होगा, 5 कार्बन होगा एंड पेंटोज शुगर होगी। अब नाइट्रोजनस बेस जो है हमारे पास वो भी न्यूक्लियोटाइड में दो तरह की होती हैं स्टूडेंट्स, प्यूरीन एंड पायरीमिडीन। ओके, प्यूरीन एंड पायरीमिडीन। ओके, तो इसी तरह हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है PO4। तो ये 3 चीज़ें मिलके बनाती हैं स्टूडेंट्स एक न्यूक्लियोटाइड। और अगर हम बात करें डीएनए मॉलिक्यूल पे, तो डीएनए बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलेंगे और फिर जाके हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनेगा। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड है स्टूडेंट्स वो किससे मिलके बना है। उसमें हमारे पास पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस जिसमें प्यूरीन एंड पायरीमिडीन होती है, एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, ओनली उसके अंदर सिर्फ पेंटोज शुगर है, पायरीमिडीन और प्यूरीन में से कोई बेस अटैच है स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ओके, यानी कि अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो जो मॉलिक्यूल हमारे पास बचता है वो बचता है न्यूक्लियोसाइड। अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लियोटाइड है। और इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते रहेंगे न्यूक्लियोटाइड के, और हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रक्चर आ जाएगा। वो स्ट्रक्चर हम, अगर हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा तो हम कहेंगे आरएनए है, और अगर हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे वो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास डीएनए है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जो न्यूक्लियोटाइड है एक्चुअली वो कैसा होता है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में कि न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दे देती हूँ स्टूडेंट्स कि हमने बात की है ये 5 कार्बन शुगर। ओके, इस तरह आप ये ड्रा करेंगे, किस तरह ड्रा करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, 5 कार्बन शुगर आप इसको कर सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारे पास जो नंबर 1 कार्बन है स्टूडेंट्स, नंबर 1 कार्बन पे हमारे पास आता है नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो जो नंबर 1 कार्बन है स्टूडेंट उस पर हमारे पास हमेशा जो नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच होती है। ठीक है, और 5 कार्बन पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ओके, तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, मज़ीद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली N लगाया है और नाइट्रोजनस बेस का, और फॉस्फेट लगाया है फॉस्फेट ग्रुप का P मैंने यहाँ पे डोनेट किया, और ये 5 कार्बन शुगर मैंने सिर्फ स्ट्रक्चरली ड्रा किया इसको। ठीक है, केमिकली इसको अभी नहीं दिखाया मैंने आपको, सिर्फ सिंपल सा स्ट्रक्चर ताकि आपको समझ आए। नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस आएगा और नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप लिंक करेगा। ओके, और आपको पता है जो नाइट्रोजनस बेस है वो प्यूरीन हो सकती है, और दूसरी हमारे पास क्या है, पायरीमिडीन। ठीक है, पायरीमिडीन, प्यूरीन या फिर पायरीमिडीन जो नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्यूरीन पे भी थोड़ी सी बात स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि जो प्यूरीन बेस है वो क्या होती है। प्यूरीन इज़ अ डबल रिंग। ठीक है, ये डबल रिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, और पायरीमिडीन सिंगल रिंग होती है। ओके, तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे कि जो जिसका नाम छोटा है वो उसका काम बड़ा है, यानी कि वो डबल रिंग है, वो बड़ी है, और जिसका नाम बड़ा है वो है छोटी, यानी कि सिंगल रिंग है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में पायरीमिडीन के अंदर यूरेसिल भी होती है। ओके, तो एक नाइट्रोजनस बेस जो है यूरेसिल वो होती है। अगर हम राइबो आरएनए पे बात करेंगे, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि राइबो न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाया है, इसको आप
देख लेंगे और जो इसका केमिकल फार्मूला है वो हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने सिर्फ पोजीशन मैंने बताने के लिए आपको यहाँ पे ये सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका ड्रा किया है ताकि आपको समझने में आसानी रह सके कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया न्यूक्लिक एसिड को और व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड को। ओके, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड को आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डीएनए और आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।